कल्पना कीजिए, कल तक जिस चीनी के लिए आप करीब 50 रुपए किलो दे रहे थे, वही चीनी कुछ समय बाद 70 रुपए के आसपास पहुंच जाए। अब सवाल सिर्फ 20 रुपए का नहीं है। सवाल है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है, फिर भी भारतीय बाजार में चीनी की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या गन्ने का उत्पादन कम हुआ? क्या मौसम जिम्मेदार है? क्या इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ने से चीनी की सप्लाई प्रभावित हुई? या फिर कहानी में कुछ ऐसे सरकारी फैसले हैं जिनका असर अब आम आदमी की रसोई पर दिखाई दे रहा है? और अगर सरकार को पहले से अंदाजा था कि उत्पादन और सप्लाई पर दबाव आ सकता है, तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए? आज की कहानी सिर्फ 1 किलो चीनी की नहीं है। यह उस पूरी व्यवस्था की कहानी है जहां खेत में लिया गया एक फैसला, चीनी मिल में लिया गया दूसरा फैसला और सरकार की नीति में लिया गया तीसरा फैसला मिलकर आपकी रसोई का बजट बदल सकता है। कहानी शुरू होती है गन्ने के खेत से। भारत में चीनी की कहानी गन्ने से शुरू होती है और गन्ने का उत्पादन मौसम, बारिश, सिंचाई, कीट और बीमारियों जैसी कई चीजों से प्रभावित हो सकता है। अगर किसी सीजन में गन्ने की पैदावार कमजोर होती है, तो चीनी मिलों को पेराई के लिए कम कच्चा माल मिल सकता है और आगे चलकर चीनी के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन में भी होता है। यही वजह है कि चीनी की कीमत समझने के लिए हमें सिर्फ बाजार में दुकान पर दिखाई देने वाला भाव नहीं देखना होगा, बल्कि खेत से लेकर चीनी मिल और सरकार की नीतियों तक पूरी तस्वीर समझनी होगी। भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति को तेजी से आगे बढ़ाया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करना, घरेलू स्तर पर वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना और किसानों के लिए कृषि उत्पादों का अतिरिक्त बाजार तैयार करना है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जब कृषि उत्पादों का इस्तेमाल ईंधन बनाने के लिए बढ़ता है, तो क्या उसका असर खाद्य बाजार पर भी पड़ सकता है? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में देना मुश्किल है, क्योंकि इथेनॉल सिर्फ गन्ने से नहीं बनता। मक्का, चावल और दूसरे फीडस्टॉक भी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए चीनी की पूरी महंगाई को केवल इथेनॉल की वजह बताना सही नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों के इस्तेमाल में बदलाव का चीनी उत्पादन पर संभावित प्रभाव भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहीं से असली पेच शुरू होता है। एक तरफ सरकार चाहती है कि किसानों को गन्ने का अच्छा बाजार मिले, चीनी उद्योग मजबूत रहे और इथेनॉल उत्पादन बढ़े। दूसरी तरफ करोड़ों उपभोक्ता चाहते हैं कि चीनी जैसी रोजमर्रा की चीजें ज्यादा महंगी न हो। अगर चीनी की कीमत बहुत कम रखी जाती है, तो किसान और उद्योग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर पड़ता है। इसी तरह निर्यात से किसानों और चीनी उद्योग को बेहतर बाजार मिल सकता है, लेकिन अगर घरेलू सप्लाई कमजोर हो और बड़ी मात्रा में चीनी बाहर चली जाए, तो कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ आयात से घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इससे घरेलू चीनी उद्योग और किसानों पर असर पड़ सकता है। यानी सरकार के सामने हर फैसले में एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ उसका संभावित नुकसान भी है। अब सवाल आता है कि चीनी की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? बाजार में कीमत सिर्फ उत्पादन से तय नहीं होती। मांग, उपलब्ध स्टॉक, व्यापारियों की खरीद, भविष्य की कमी की आशंका, परिवहन लागत और मौसमी मांग जैसे कई कारण एक साथ काम करते हैं। त्योहारों के आसपास मांग में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ही हफ्तों में कीमत में बड़ा उछाल दिखाई देता है, तो सरकार से यह पूछना स्वाभाविक है कि क्या यह सिर्फ सामान्य मौसमी बदलाव था या इसके पीछे सप्लाई से जुड़ी कोई बड़ी समस्या भी थी। बाजार में कितना स्टॉक था, चीनी मिलों के पास कितना माल था, व्यापारियों के पास कितना स्टॉक था और आने वाले महीनों में मांग कितनी रहने वाली थी, इन सभी चीजों का सही अनुमान बेहद जरूरी है। यहीं पर निर्यात का सवाल भी सामने आता है। चीनी का निर्यात किसानों और चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे दाम मिलने पर निर्यात से उद्योग को फायदा होता है और किसानों के लिए भी बेहतर बाजार तैयार हो सकता है। लेकिन अगर घरेलू उत्पादन कमजोर होने की आशंका पहले से हो, तो सरकार को यह तय करना पड़ता है कि घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत के लिए कितना स्टॉक रखना जरूरी है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि निर्यात हमेशा सही है या हमेशा गलत।
असली सवाल यह होना चाहिए कि फैसला किस समय, किस डेटा और किस अनुमान के आधार पर लिया गया था। अगर उत्पादन कमजोर होने के संकेत पहले से मौजूद थे, तो सरकार ने घरेलू बाजार की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? और अगर उस समय सरकार को लगा कि सप्लाई पर्याप्त है, तो बाद में अचानक आयात की जरूरत क्यों पड़ी? जब घरेलू बाजार में सप्लाई कम पड़ने लगे और कीमतें बढ़ने लगें, तो सरकार के पास आयात का विकल्प होता है। विदेश से चीनी लाई जा सकती है ताकि बाजार में अतिरिक्त सप्लाई आए और कीमतों पर दबाव कम हो। लेकिन आयात भी आसान फैसला नहीं है। इससे घरेलू चीनी मिलों को नुकसान हो सकता है, किसानों को कीमत कम मिलने का खतरा हो सकता है और बाजार में पहले से मौजूद घरेलू स्टॉक पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। आम आदमी के लिए हालांकि कहानी काफी सरल है। वह दुकान पर जाता है, 1 किलो चीनी मांगता है और दुकानदार जो कीमत बताता है वही उसके लिए सबसे बड़ा सच है। उसे उत्पादन के आंकड़े, निर्यात नीति और स्टॉक का गणित नहीं दिखाई देता। उसे सिर्फ यह दिखाई देता है कि पिछले महीने जितने पैसे में राशन आया था, अब उससे कम सामान आ रहा है। अब कहानी फिर E20 पर लौटती है। E20 यानी पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल का मिश्रण। सरकार इसे पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण नीति मानती है। लेकिन इसके साथ पुराने वाहनों की अनुकूलता, माइलेज और उपभोक्ताओं के खर्च को लेकर भी सवाल उठे हैं। कई वाहन मालिक यह जानना चाहते हैं कि उनकी पुरानी बाइक या कार E20 के लिए कितनी उपयुक्त है और अगर माइलेज में बदलाव आता है तो उसका अतिरिक्त खर्च कौन उठाएगा। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में दोपहिया वाहन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है। लाखों लोग इन्हीं वाहनों से नौकरी, व्यापार, डिलीवरी और रोजी रोटी का काम करते हैं। इसलिए ईंधन की खपत में छोटा बदलाव भी महीने के बजट पर असर डाल सकता है। लेकिन E20 और चीनी की कीमत को जोड़ते समय सावधानी जरूरी है। इथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ गन्ने का इस्तेमाल नहीं होता। मक्का, चावल और अन्य स्रोत भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए यह कहना कि चीनी की पूरी महंगाई सिर्फ E20 के कारण हुई, सही निष्कर्ष नहीं होगा। लेकिन यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि ऊर्जा नीति और खाद्य सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा रहा है। कृषि उत्पादों का इस्तेमाल भोजन, पशुचारा और ईंधन कई क्षेत्रों में होता है। अगर किसी एक क्षेत्र में मांग बढ़ती है तो दूसरे बाजारों पर भी दबाव पड़ सकता है। यही कारण है कि किसी भी बड़ी ऊर्जा नीति के प्रभाव का आकलन केवल पेट्रोल के आयात तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि कृषि और खाद्य बाजार पर संभावित असर को भी देखा जाना चाहिए। इसी से पशुचारे की कहानी भी जुड़ती है। अगर मक्का या दूसरे अनाज की मांग बढ़ती है और उपलब्धता सीमित रहती है तो कीमत बढ़ सकती है। पशुचारा महंगा होने पर डेयरी की लागत बढ़ सकती है और पोल्ट्री फीड महंगा होने पर अंडे और चिकन की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखना जरूरी है कि दूध, अंडे या पशु आहार की कीमतों में बदलाव के पीछे केवल इथेनॉल नहीं होता। मौसम, उत्पादन, परिवहन, स्थानीय मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और फीड की उपलब्धता जैसे कई दूसरे कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए इस पूरी कहानी में सबसे आसान काम है किसी एक कारण को दोष देना, लेकिन सही काम है सभी कारणों को अलग अलग करके देखना। अब वापस चीनी पर आइए। एक परिवार के लिए 1 किलो चीनी पर 10 रुपए या 20 रुपए ज्यादा खर्च शायद बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन महंगाई का असर इसी तरह धीरे धीरे बढ़ता है। चीनी थोड़ी महंगी, दूध थोड़ा महंगा, पेट्रोल थोड़ा महंगा, सब्जियां थोड़ी महंगी और महीने के आखिर में बचत थोड़ी और कम। महंगाई अक्सर एक साथ आपकी जेब खाली नहीं करती। वह छोटी छोटी कीमतों के जरिए लगातार पैसा निकालती है। इसलिए जब चीनी की कीमत बढ़ती है तो सवाल सिर्फ चीनी का नहीं रहता। सवाल यह भी बन जाता है कि आम परिवार की आय और उसके खर्च के बीच बचने वाली रकम लगातार कम क्यों हो रही है। इसीलिए सरकार से सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या उसके पास समय रहते पर्याप्त जानकारी थी। अगर मौसम खराब होने की संभावना पहले से थी तो उत्पादन का अनुमान कैसे लगाया गया। अगर गन्ने की उपलब्धता कमजोर होने के संकेत थे तो चीनी मिलों के स्टॉक का आकलन क्या था। अगर निर्यात हुआ तो घरेलू खपत के लिए कितना स्टॉक सुरक्षित रखा गया। अगर इथेनॉल के लिए कृषि उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ रहा था
तो खाद्य बाजार पर संभावित असर का आकलन कैसे किया गया? और अगर कीमतें बढ़ने लगी थीं, तो आयात या दूसरे बाजार नियंत्रण के कदम समय रहते क्यों नहीं उठाए गए? यह सवाल किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं है। यह सवाल किसी भी सरकार से पूछा जा सकता है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन महंगाई का असर जनता पर रहता है। सरकार अगर कहती है कि कीमत बढ़ने की मुख्य वजह मौसम है, तो उत्पादन और फसल के आंकड़े सामने आने चाहिए। अगर सरकार कहती है कि बीमारी से गन्ने का उत्पादन प्रभावित हुआ, तो प्रभावित क्षेत्र और उत्पादन में कमी का डेटा सामने आना चाहिए। अगर सरकार कहती है कि इथेनॉल का चीनी की कीमत से बड़ा संबंध नहीं है, तो गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों के उपयोग का पूरा आंकड़ा जनता के सामने होना चाहिए। और अगर जमाखोरी जिम्मेदार है, तो कितनी जमाखोरी पकड़ी गई और उसकी वजह से बाजार में कितना दबाव बना, यह भी बताया जाना चाहिए। क्योंकि जनता को सिर्फ यह सुनना नहीं है कि कीमतें बढ़ गई हैं, जनता जानना चाहती है कि कीमतें क्यों बढ़ी, सरकार को कब पता चला, कमी कितनी थी, किसने क्या फैसला लिया और आगे कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है। अगर इन सवालों के जवाब साफ साफ आंकड़ों के साथ मिलें, तो जनता खुद तय कर सकती है कि समस्या कहाँ थी। यही पारदर्शिता किसी भी नीति को मजबूत बनाती है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। भारत एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा के लिए इथेनॉल को बढ़ावा दे रहा है, दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा बनाए रखना भी जरूरी है। किसानों को बेहतर आय देनी है, चीनी मिलों को आर्थिक रूप से टिकाऊ रखना है और साथ ही उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाना है। इन सभी लक्ष्यों को एक साथ हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन यही नीति बनाने की चुनौती है। किसी नीति का उद्देश्य अच्छा होना और उसके हर प्रभाव का अच्छा होना दो अलग बातें हैं। इसलिए E20 हो या चीनी नीति, हर बड़े फैसले की लगातार समीक्षा जरूरी है। अगर किसी नीति के कारण अनपेक्षित समस्या सामने आती है, तो उसमें बदलाव करना कमजोरी नहीं बल्कि बेहतर नीति निर्माण की निशानी है। अब उस आम आदमी के पास वापस चलिए जो दुकान पर 1 किलो चीनी खरीदने गया है। उसे यह नहीं पता कि गन्ना किस राज्य में कम हुआ, चीनी मिल के पास कितना स्टॉक था, कितनी चीनी निर्यात हुई या इथेनॉल के लिए कितना कृषि कच्चा माल इस्तेमाल हुआ। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसकी जेब से पहले की तुलना में ज्यादा पैसा जा रहा है। और यही महंगाई की असली कहानी है। सरकारी फाइल में कोई फैसला सिर्फ एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जनता की जिंदगी में वही फैसला राशन का बिल बन जाता है, पेट्रोल का खर्च बन जाता है और महीने के आखिर में बची हुई बचत बन जाता है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि चीनी महंगी हुई तो किसे दोष दिया जाए। सवाल यह होना चाहिए कि उत्पादन कितना था, मांग कितनी थी, स्टॉक कितना था, निर्यात कितना हुआ, आयात कब किया गया, इथेनॉल के लिए कितना कच्चा माल इस्तेमाल हुआ और बाजार में कमी के संकेत सरकार को कब मिले। जब इन सभी सवालों के जवाब सामने होंगे, तभी पता चलेगा कि चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे कौन कौन से कारण सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। और एक बात बिल्कुल साफ है, चीनी की कीमत बढ़ना सिर्फ एक बाजार का आंकड़ा नहीं है। यह किसान से लेकर चीनी मिल तक, इथेनॉल उद्योग से लेकर पेट्रोल पंप तक और खेत से लेकर आपकी रसोई तक जुड़ी हुई कहानी है। सरकार का काम सिर्फ संकट आने के बाद फैसला लेना नहीं है। सरकार का काम यह भी है कि संकट आने से पहले उसके संकेत पहचाने जाएं। बेहतर कृषि अनुमान, मौसम की निगरानी, स्टॉक की पारदर्शी जानकारी, निर्यात आयात में समय पर बदलाव और ऊर्जा नीति बनाते समय खाद्य सुरक्षा का ध्यान, ये सभी चीजें जरूरी हैं। क्योंकि पेट्रोल की टंकी और रसोई का चीनी का डिब्बा दो अलग चीजें जरूर हैं, लेकिन दोनों का खर्च आखिरकार उसी परिवार के बजट से निकलता है। अगर किसी नीति से एक तरफ ऊर्जा के क्षेत्र में फायदा होता है, लेकिन दूसरी तरफ खाद्य या परिवहन खर्च बढ़ता है, तो पूरी तस्वीर को एक साथ देखकर ही उसका मूल्यांकन करना होगा। किसी एक बड़े आंकड़े को दिखाकर सफलता घोषित करना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना होगा कि उस नीति का वास्तविक फायदा किसे मिला और उसका खर्च किसने उठाया। तो अगली बार जब दुकान पर चीनी का भाव सुनकर आप चौंकें, तो सवाल सिर्फ यह मत पूछिए कि चीनी इतनी महंगी क्यों है। सवाल पूछिए, उत्पादन कितना हुआ था, स्टॉक कितना था, निर्यात कितना हुआ, आयात कब और क्यों किया गया, इथेनॉल के लिए कितना कच्चा माल इस्तेमाल हुआ, मौसम और बीमारी का कितना असर पड़ा, और सरकार को खतरे का पता कब चला। क्योंकि असली कहानी 50 रुपए से 70 रुपए होने की नहीं है।
असली कहानी यह है कि उस कीमत तक पहुंचने के रास्ते में कौन कौन से कारण और फैसले शामिल थे। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। किसी भी चीज की कीमत अचानक आसमान से नहीं गिरती। उसके पीछे खेत में उत्पादन से लेकर बाजार की मांग, सरकारी नीति से लेकर व्यापार के फैसले और भविष्य की उम्मीदों तक कई कड़ियां होती हैं। चीनी की कीमत हमें सिर्फ चीनी के बारे में नहीं बताती। यह हमें बताती है कि कृषि, ऊर्जा, व्यापार और आम आदमी की रसोई कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि आज चीनी 70 रुपए किलो क्यों है। सवाल यह है कि क्या आने वाले महीनों के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। अगर उत्पादन कम है तो कितना कम है। अगर स्टॉक कम है तो कितना कम है। अगर आयात जरूरी है तो कितना आयात होगा। और अगर कीमतें फिर बढ़ती हैं तो सरकार के पास क्या योजना है। क्योंकि जनता को सिर्फ आज का जवाब नहीं चाहिए, उसे यह भरोसा भी चाहिए कि कल उसकी रसोई का बजट अचानक किसी नए संकट के सामने नहीं टूटेगा। आखिर में बात बहुत सीधी है। सरकार की हर नीति का अंतिम परीक्षण कागज पर नहीं, जमीन पर होता है। किसान के खेत में, मिल के उत्पादन में, पेट्रोल पंप पर और सबसे आखिर में आम आदमी की रसोई में। अगर किसी फैसले का फायदा देश को होता है तो उसका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। और अगर किसी फैसले का नुकसान जनता पर पड़ता है तो उस नुकसान का भी ईमानदारी से हिसाब होना चाहिए। क्योंकि चीनी चाहे खेत से आए, चीनी मिल से आए या विदेश से आयात हो, उसकी बढ़ी हुई कीमत का बिल किसी सरकारी फाइल पर नहीं जाता। वह बिल जाता है आम आदमी की जेब में। इसलिए असली सवाल 50 रुपए से 70 रुपए की कहानी नहीं है। असली सवाल है उस 20 रुपए की बढ़ोतरी के पीछे कौन कौन से कारण थे, सरकार को इसकी जानकारी कब मिली और क्या इसे समय रहते रोका जा सकता था। यही सवाल चीनी से आगे जाता है। यही सवाल भारत की कृषि नीति, ऊर्जा नीति और महंगाई की पूरी व्यवस्था से जुड़ा है। और शायद इसी वजह से 1 किलो चीनी की कीमत को समझना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी रसोई में रखा एक छोटा सा डिब्बा पूरे सिस्टम की बहुत बड़ी कहानी बता देता है। अगर आपको ऐसी तथ्याधारित और आसान भाषा में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। क्योंकि अगली बार जब किसी रोजमर्रा की चीज की कीमत बढ़ेगी तो हम सिर्फ उसका भाव नहीं देखेंगे, हम यह भी समझेंगे कि उस कीमत तक पहुंचने की पूरी कहानी क्या है।